हेलो दोस्तों, नमस्ते। पॉडकास्ट अनप्लग्ड के चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की कहानी है टुम्बात की कहानी, एक श्रापित गांव। तो कहानी की शुरुआत होती है पूर्ति की देवी से, जो कि अनलिमिटेड सोने और अनाज का प्रतीक है। और इसमें बताया गया है ये जो पृथ्वी है देवी की कोख है। ऐसा कहते हैं जब दुनिया की शुरुआत हुई थी तो देवी ने अपनी कोख से 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया, पर उसको सबसे ज़्यादा प्यार था अपनी पहली संतान से, जिसका नाम हस्तर है। पर आज के वक्त में हस्तर का जिक्र कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हस्तर देवी का सारा सोना और अनाज अपने लिए चाहता था। सोना तो उसने अपनी मनमानी से हासिल कर लिया, लेकिन अनाज लेने गया तो सभी देवी देवताओं ने उस पर हमला कर दिया और उसे अनाज नहीं लेने दिया। इस हमले से पूर्ति की देवी ने हस्तर को बचा तो लिया, लेकिन उसको बचाने के लिए एक शर्त थी कि उसकी पूजा कोई नहीं करेगा और उसका नाम हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। कई युग बीत गए, हस्तर अपनी माँ की कोख में सोता रहा, पर कुछ वक्त बाद कुछ लोगों ने हस्तर के नाम का मंदिर बना दिया। कहते हैं उस दिन से बाकी देवी देवताओं का क्रोध पानी बनकर टुम्बात पर बरस रहा है। कहानी की शुरुआत होती है 1918 के टुम्बात गांव से। हमेशा की तरह बारिश हो रही थी, तब भी एक औरत बारिश में भीगते हुए एक बड़ी सी हवेली में जाती है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी रहता है जो कि उस औरत से फेवर लेता है। वो औरत उसे थोड़ा जल्दी करने को कहती है, क्योंकि उसे घर वापस जाकर एक बूढ़ी औरत को खाना खिलाना है। उस कमरे में हस्तर की एक मूर्ति रखी होती है, जिसके हाथ में एक सोने का सिक्का होता है। वो औरत उस बूढ़े आदमी से वो सोने का सिक्का मांगती है, तो वो उसे मना कर देता है और कहता है वो ऐसे ही नहीं दिया जा सकता, उसे कमाना पड़ता है। वहीं बारिश में भीगते हुए उस औरत के दो बच्चे अपने घर की तरफ जाते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं तो वहाँ पर ताला देख वो समझ जाते हैं कि उनकी माँ भी वापस नहीं आई है, और थोड़ी देर वो बाहर ही वेट करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है बूढ़ी औरत को खाना खिलाना है। तो वो ताला खोलते हैं और अंदर जाते हैं, और बड़ा वाला भाई जिसका नाम विनायक होता है वो उसके लिए खाना बनाता है, और छोटा वाला भाई खिलाने के लिए भेज देता है। लेकिन छोटे वाले भाई को थोड़ा डर लग रहा होता है, फिर भी वो आगे बढ़ता है। तभी उनकी माँ वहाँ आ जाती है और दोनों को एक एक झापड़ मारती है और खुद कमरे में खाना लेकर जाती है। वो उसको खाना खिलाती है और उसके नाखून काटती है। रात को जब विनायक अपनी माँ से पूछता है क्या उस बूढ़े आदमी ने सोने का सिक्का दिया, तो वो मना कर देती है। तो उसका बेटा उस बूढ़े आदमी को गाली देता है, तो उसकी माँ उसको झापड़ मार देती है। वहाँ पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी उस लड़की का पिता है। बड़ा बेटा विनायक बोलता है उस बूढ़े आदमी से बोल दो, अगर उसने हमें वो सोने की मुद्रा नहीं दी तो हम भी उसकी बुढ़िया का ख्याल नहीं रखेंगे। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि उस बूढ़ी औरत की आवाज़ आ जाती है। तो उसकी माँ उस कमरे में चेक करने जाती है। वो बूढ़ी औरत अपनी नींद से जाग चुकी होती है। जैसे ही वो औरत उससे कहती है सो जाओ वरना हस्तर आ जाएगा, वो बूढ़ी औरत दोबारा से सोने चली जाती है। अगले दिन वो बूढ़ा आदमी मर जाता है। वो औरत अपने दोनों बच्चों के साथ टुम्बात छोड़कर पुणे जाने का प्लान बनाती है, पर उसका बड़ा बेटा इस बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है उस हवेली में कोई खजाना है। और वो अपनी माँ से कहता है क्यों ना वो लोग हवेली चले जाएं, क्योंकि बुढ़े के मरने के बाद वो हवेली तो उनकी ही है। उसकी माँ उस बात को सुनती नहीं है और कहती है वो लोग सुबह होते ही पुणे के लिए निकल जाएंगे। बाहर उसका छोटा बेटा घर की दीवार पर चढ़ा होता है और वहाँ से फिसल कर गिर जाता है और एक पत्थर से टकराकर उसका सर फूट जाता है। और उसकी माँ विनायक को अकेला छोड़ देती है और उसको लेकर वैद्य के पास जाती है। वो उसे बताती है आज विनायक को अकेले ही उस बूढ़ी औरत को खाना खिलाना होगा, और अगर नींद से जाग जाए तो बोलना सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। तो जब वो अंदर आता है देखता है कि खाना जल चुका होता है और बूढ़ी औरत भी जाग चुकी होती है। तो वो थोड़ा और डर जाता है और जल्दी जल्दी उसके खाने के लिए कुछ ढूंढता है। तभी वो बूढ़ी औरत वहाँ आ जाती है और उसे पकड़कर अपने कमरे में ले जाती है। बूढ़ी औरत को भूख लग रही होती है, तो वो उसे खाना चाहती है,
विनायक को उस समय याद नहीं आ रहा होता कि उसकी माँ ने उसको कौन से शब्द बताए थे। वो बूढ़ी औरत बहुत ज़्यादा भूखी होती है और भूख की वजह से उसको मारने ही वाली होती है, तभी उसे वो सब याद आ जाते हैं और वो उसे बोलता है, बुड्ढी सो जा नहीं तो हश्तर आ जाएगा। और वो बूढ़ी औरत सो जाती है। जब वो बूढ़ी औरत को सुला देता है तभी उसकी माँ वापस आ जाती है। वो अपनी माँ से अपने छोटे भाई के बारे में पूछता है। विनायक की माँ रोने लगती है और उसे बताती है उसका छोटा भाई मर चुका है। उसके भाई का अंतिम संस्कार करके वो दोनों टुम्बा छोड़ कर जाने लगते हैं। लेकिन विनायक बहुत ही लालची है। वो अपनी माँ से बोलता है क्यों ना उस बुढ़िया को बांधकर हवेली के खजाने के बारे में पूछें। लेकिन उसकी माँ उसके लालच पर उसे बहुत मारती है और उसे कभी टुम्बा वापस न आने के लिए कहती है। विनायक राव 15 साल बाद वापस आता है खजाने की तलाश में और अपने पुराने घर में जाता है। वो वहाँ देखता है वो बूढ़ी औरत अभी भी जिंदा है, जबकि उसकी पूरी बॉडी सड़ चुकी है। विनायक राव उससे खजाने का पता पूछता है और बदले में बुढ़िया उससे मुक्ति मांगती है। वो कई महीने बाद पुणे आता है और कई सारी स्वर्ण मुद्राएं अपने साथ में लाता है। जब वो अपने घर वापस आता है तो अपनी बीवी के साथ गपागप करता है और फिर वो सोने के सिक्के लेकर राघव नाम के बंदे के पास ले जाता है, जिससे उसने उधार ले रखा होता है। वो राघव को सोने के सिक्के देकर सारा उधार चुकता कर देता है। अब वो कई बार टुम्बा जाने लगता है और सोने के सिक्के लेकर राघव को बेचने लगता है। राघव भी हैरान होता है इतने सारे सोने के सिक्के आ कहाँ से रहे हैं। पर विनायक राव ने ये बात किसी को नहीं बताई थी, यहाँ तक कि अपनी बीवी तक को भी नहीं। एक दिन राघव विनायक के घर उसकी बीवी से सोने के सिक्के के बारे में पूछने जाता है। तब भी विनायक राव वहाँ आ जाता है और राघव वहाँ से चुपचाप चला जाता है। जाते जाते राघव विनायक को पार्टनरशिप का ऑफ़र देता है। विनायक राव उस ऑफ़र को ठुकरा देता है। कुछ दिन बाद विनायक राव के घर में राघव एक काम वाली को लेकर आता है और विनायक राव के घर में छोड़ देता है। रात को वो काम वाली बाई उसको बताती है कि उसको राघव ने इसलिए भेजा है कि वो उसके घर पर नज़र रख सके। ये जानकर विनायक राव को बहुत गुस्सा आता है और वो एक प्लान बनाता है। वो टुम्बात की तरफ निकल जाता है। उसका पीछा करते हुए राघव भी वहाँ आ जाता है। विनायक राव राघव को देवी की कोख का रास्ता दिखाता है, पर राघव को बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि वहाँ क्या छुपा है और वो वहाँ चला जाता है। जब वो वहाँ जाता है तो देखता है वहाँ एक डब्बा रखा है। जब वो उस डब्बे को खोलता है तो उसमें से एक गीले आटे की गुड़िया मिलती है, जिसको खाने के लिए हश्तर वहाँ आ जाता है। क्योंकि राघव को कुछ पता नहीं होता है, वो बहुत डर जाता है और हश्तर उसे काट लेता है और राघव भी उस बूढ़ी औरत की तरह हो जाता है और वो वहाँ से निकल नहीं पाता है और देवी की कोख में फंस जाता है। कुछ वक्त बाद विनायक राव वहाँ आता है और राघव को देवी की कोख में फंसा देखता है। वो वहाँ पर एक आटे का गोला बनाता है जिसके अंदर खड़ा रहता है और फिर वो गीला आटा निकालता है और वहाँ तुरंत हश्तर आ जाता है और वो हश्तर को थोड़ा परेशान करता है और बाद में वो उसे गीला आटा खाने को देता है और फिर उसके पीछे बनी पोटली से गोल्ड कॉइन निकालता है और जल्दी जल्दी उनको बटोर के वहाँ से चला जाता है। हश्तर खाने में बिजी रहता है, इसलिए हर बार विनायक राव वहाँ से बच कर निकल जाता है। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हो चुका था तब तक विनायक राव काफ़ी पैसे वाला बन चुका था। उसने खुद का घर और गाड़ी खरीद ली थी और उसके 3 बच्चे थे, एक लड़का और 2 लड़की। विनायक राव उस काम वाली बाई को भी घर ले आया था, लेकिन उसकी बीवी उस काम वाली बाई को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, तो वो अलग ऊपर के कमरे में रहती थी और विनायक राव भी उसके साथ उस कमरे में रहता था। वो बहुत अमीर हो चुके थे तो उनके शौक़ भी बड़े हो गए थे। वो अब अलग अलग तरह के नशे करने लग गया था और बहुत ज़्यादा अय्याशियों में लग गया था। क्योंकि वो वक्त के साथ बुढ़ा होता जा रहा था तो उसने अपने बेटे को भी तैयार करना शुरू कर दिया। तो वो डेली रस्सी पे चढ़कर हश्तर की पोटली से सिक्के निकालना सीखता था। एक दिन वो अपने बेटे को टुम्बात लेकर जाता है। वो रास्ते में उसे सब बताता है, वहाँ पर क्या है क्या नहीं है, क्या हो सकता है।
और ये सब सुनकर उसका बेटा डर जाता है। टुम्बात पहुंचते ही ये लोग आटे को गीला करते हैं और उसकी गुड़िया बनाते हैं, लेकिन विनायक राव गुड़िया को फेंक देता है। वो बोलता है आज वो सिर्फ अभ्यास करने आए हैं, इसलिए आटे की गुड़िया की कोई ज़रूरत नहीं है। वो लोग नीचे उतरते हैं। नीचे उतर के उस गुफा यानी कि देवी की कोख को देखकर उसका बेटा डर जाता है। विनायक उसे सूखे आटे के बारे में बताता है। विनायक बताता है क्योंकि हस्तर देवी का सारा अनाज लेना चाहता था, लेकिन वो ले नहीं पाया, तो इस कारण उसे अनाज की भूख भी है और वो अनाज से डरता भी है। उनके आसपास बने इस गोले को हस्तर कभी पार नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने ये पार किया तो वो जलकर मर जाएगा। लेकिन हस्तर को आटे की भूख भी है, तो वो हमेशा गीले आटे को खाना चाहता है। जब तक वो लोग गीले आटे की गुड़िया को नहीं लाएंगे तब तक हस्तर वहाँ नहीं आएगा। ये सुनकर उसका बेटा डर जाता है और उसे बताता है वो थोड़ा सा गीला आटा अपने साथ लेकर आया है। और उस गीले आटे को देखकर हस्तर वहाँ आ जाता है। क्योंकि आटा कम होता है तो वो उस गीले आटे को हस्तर की तरफ फेंक देते हैं और रस्सी से ऊपर की तरफ भागने लगते हैं। उसका बेटा हस्तर की पोटली से कुछ सोने के सिक्के ले लेता है और दोनों बार बार बच जाते हैं। बाहर आते ही विनायक उसे बहुत मारता है और गोल्ड कॉइन लेकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। विनायक अपने बेटे की पहली कमाई उसे देता है और उस गोल्ड कॉइन को बहुत ज़्यादा संभाल के रखने को कहता है। अब वो दोनों पुणे वापस आ जाते हैं और पुणे वापस आकर विनायक टुम्बात की हवेली खरीदने की बात करता है, पर वो हवेली जिस राजा के अंडर आती थी उसने उसे सरकार को दे दी होती है। ये जानकर विनायक राव काफ़ी परेशान हो जाता है और खूब दारू पी लेता है। उसका बेटा काम वाली बाई के पास जाता है और उसे कहता है वो उससे शादी करना चाहता है। ये सुनकर वो हंसने लगती है। तभी वो उसको अपना पहला सिक्का दे देता है और वहाँ से अपने पिता विनायक राव के पास चला जाता है। विनायक राव उसे बताता है वो हवेली अब सरकार की हो चुकी है और वो लोग अब वहाँ नहीं जा पाएंगे। वो अपने बेटे को अब तक की हुई सारी कमाई दिखाता है। अब उन लोगों को उतने में ही काम चलाना पड़ेगा। जब विनायक राव उस काम वाली बाई के पास जाता है तो उसके हाथ में गोल्ड कॉइन देखता है, तो वो उससे पूछता है ये उसे कहाँ से मिला। तब वो बताती है ये उसे उसके बेटे ने दिया है। ये सुनकर विनायक राव बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने बेटे को मारने लगता है। तभी उसका बेटा उसको बताता है वो गलत सोच रहा है। गोल्ड कॉइन हस्तर से नहीं उसकी पोटली से मिलता है, तो क्यों ना हम उसकी पोटली ही निकाल कर ले आएँ। ये सुनकर विनायक राव उसे कहता है गीले आटे की एक गुड़िया खाने में हस्तर को ज़्यादा वक्त नहीं लगता। इतने में वो बस थोड़े से ही गोल्ड कॉइन बटोर पाते हैं। लेकिन उसका बेटा उसको आइडिया देता है क्यों ना वो बहुत सारी आटे की गुड़िया वहाँ ले जाए। जब हस्तर एक आटे की गुड़िया खाए तो वो तुरंत ही दूसरे आटे की गुड़िया उसके पास फेंक दे। ये सुनकर विनायक राव मान जाता है और अपने बेटे की सूझबूझ पर बहुत खुश होता है और उससे कहता है वो 2-3 साल और रुक जाए, वो उसकी भी शादी करा देगा। ये सुनकर उसका बेटा बोलता है वो तब तक नहीं रुक सकता। ये सुनकर विनायक राव हंसने लगता है और अपने बेटे को अय्यासियाँ कराने ले जाता है। कुछ दिन बाद वो दोनों टुम्बात वापस आ जाते हैं पूरी तैयारी के साथ। वो अपने साथ बहुत सारा आटा लेते हैं और उस आटे की बहुत सारी गुड़िया बनाते हैं। नॉर्मली वो लोग एक ही गुड़िया बनाते थे, लेकिन अब वो बहुत सारी गुड़िया बनाते हैं। और वो लोग नीचे आते हैं और नीचे आकर वो लोग देखते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनके पास जितनी ज़्यादा गुड़िया थी उतने ज़्यादा हस्तर वहाँ आने लगते हैं। अगर उनके पास एक आटे की गुड़िया थी तो एक हस्तर वहाँ आता था, लेकिन इस बार उनके पास बहुत सारी गुड़िया हैं, तो बहुत सारे हस्तर उनके पास आ जाते हैं। इतने सारे हस्तर को देखकर विनायक राव का बेटा बेहोश हो जाता है। अब विनायक राव अपने बेटे को बचाने के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो अपने सरिये पर आटे की सारी गुड़ियाओं को बांध देते हैं और हस्तर को अपनी तरफ बुलाते हैं। वो आटे के गोले से बाहर निकलता है ताकि सारे हस्तर उसके पीछे आ जाएं और उसका बेटा आसानी से वहाँ से बाहर निकल जाए। विनायक राव हस्तर की पोटली के साथ देवी की कोख से बाहर निकल आता है। देवी की कोख के पास आटे का गोला होता है जिसे हस्तर पार नहीं कर पाता है, लेकिन विनायक राव का बेटा
उससे बाहर निकल जाता है। बाहर आकर वो देखता है उसके पिता श्रापित हो चुके हैं, बिल्कुल उस बूढ़ी औरत की तरह। और यही होता है हस्तर का श्राप, जिसको भी हस्तर काटेगा वो अमर हो जाएगा। विनायक राव की हालत देखकर उसका बेटा डर जाता है और उस पोटली को नहीं लेता। यहाँ हम विनायक राव के मुंह पर हंसी देख पाते हैं। असल में वो अपने बेटे को सिंपल सी चीज़ सिखाना चाहता था कि लालच बुरी बला है। विनायक के बेटे ने अपना सबक सीख लिया, क्योंकि लालच के कारण उसने अपने पिता को खो देता है। वो अपने पिता को मुक्ति देता है और उनको वहीं जला देता है और बिना पोटली लिए वहाँ से चला जाता है।